कहाँ मिलेगा ये जॉर्ज? इमरान ने कहा, उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं। जिस तरह मुझे उस काम के हेडक्वार्टर का इल्म नहीं, इसी तरह मैं जॉर्ज के भी असल ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि जॉर्ज का वेस्टर्न क्लब में बहुत उठना बैठना है। वेस्टर्न क्लब का मालिक हाइक है, वो उसी के पास ज़्यादा उठता बैठता है। उस तक पहुँचना तुम्हारे लिए मुश्किल साबित नहीं होगा, मॉर्गन ने कहा। और ये वेस्टर्न क्लब कहाँ है? इमरान ने कहा। फ्लारिया में, मॉर्गन ने जवाब दिया, और फिर उसने फ्लारिया में मौजूद वेस्टर्न क्लब का उसे पता भी बता दिया। ओके, अब मुझे उस जॉर्ज का फ़ोन नंबर या ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी भी बता दो, इमरान ने कहा। क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे? मॉर्गन ने कहा। हाँ, चूँकि तुम्हारा इरादा हमें हलाक करने का नहीं था, इसलिए हमें भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि बिला वजह तुम्हें हलाक करें, इसलिए वादा रहा, इमरान ने कहा। तो मॉर्गन ने ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी बता दी। यहाँ ट्रांसमीटर तो होगा, इमरान ने कहा। हाँ, ऑफिस में मौजूद है, मॉर्गन ने जवाब दिया। तुम जाकर ट्रांसमीटर ले आओ ताकि कंफर्मेशन हो सके कि मॉर्गन ने सच बताया है या नहीं, इमरान ने जूलिया से कहा। और उसने उसका नाम नहीं लिया था और जूलिया सर हिलाती हुई उठी और कमरे से बाहर चली गई। क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? मॉर्गन ने कहा। काश ऐसा होता। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि उसे फ्रेंड बनाया जाए, लेकिन चीफ कैसे फ्रेंड बन सकती है? इमरान ने कहा। तो मॉर्गन बेइख्तियार चौंक पड़ा। चीफ? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ है? लेकिन कैसे? ये तो गैर मुल्की है, मॉर्गन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब तुम्हें क्या बताऊं, जिस तरह तुम मेकअप में माहिर हो, इसी तरह ये भी मेकअप एक्सपर्ट है और इसकी आदत है कि डबल मेकअप में रहती है, मॉर्गन ने कहा। तो मॉर्गन ने बेइख्तियार आंखें फाड़ी और फिर एक तवील सांस लिया। ओच, अच्छा तो ये बात है। तो ये है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ, मॉर्गन ने कहा। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आई तो उसके हाथ में एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था। और कुछ भी नजर आया कि नहीं? इमरान ने कहा। नहीं, जूलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। रुमाल का कपड़ा तो बहरहाल होगा ही सही, मॉर्गन के मुंह में डालने के लिए कहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया सर हिलाती उठ खड़ी हुई। क्या क्या मतलब, क्या करना चाहते हो? मॉर्गन ने हैरान होकर कहा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब ना दिया। जबकि जूलिया ने हैरी की जेब से रुमाल निकाला और आगे बढ़कर उसने अचानक मॉर्गन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही चीखने के लिए मॉर्गन का मुंह खुला ही था कि जूलिया ने तेजी से रुमाल उसके मुंह में डाल दिया। अरे ये तो शरीफ आदमी है, तुम हुक्म दे देती तो ये फौरन ही अपना मुंह खोल देता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस मुड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इमरान ने ट्रांसमीटर पर वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जो मॉर्गन ने बताई, तो फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मॉर्गन कॉलिंग ओवर, इमरान ने मॉर्गन की आवाज़ और लहजे में कॉल देते हुए कहा। तो मॉर्गन के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभरे, लेकिन फिर उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। यस जॉर्ज, अटेंडिंग यू, क्या बात है, कैसे कॉल की है? मॉर्गन ओवर। चंद लम्हों बाद ही एक तेज़ और कराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। जॉर्ज, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नाराक पहुंच चुकी है, यह हतमी इत्तला है। गो मेरा सेक्शन अभी उन्हें ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें बहरहाल इत्तला दे दूं ताकि तुम्हारे लिहाज से अलर्ट हो जाओ। ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास इस बात की मुसद्दिका इतला है तो ऐसी सूरत में तो तुम्हें नाराक में होना चाहिए था, जबकि तुम कॉल मुझे अपने अंडानिया वाले डबल एस पॉइंट से कर रहे हो। ओवर। दूसरी तरफ से जॉर्ज ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें मालूम तो है कि ये पॉइंट मैंने किस मकसद के लिए बनाया हुआ है? ओवर, इमरान ने मॉर्गन के लहजे में हंसते हुए कहा। लेकिन चीफ को अगर इत्तला मिल गई कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल लड़कियों को अपने लिए खास तौर पर डबल एस पॉइंट पर ले गए हो, तो जानते हो कि उसका क्या रद्द अमल होगा। और दूसरी बात ये कि बहरहाल ये लड़कियां सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स होंगी। ओवर, जॉर्ज ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान ने बेएहतियार होंठ बींच लिए। तुम गलत सोच रहे हो जॉर्ज, ये बात तुम बखूबी जानते हो कि हसीन और खास तौर पर एशियाई लड़कियां मेरी पसंद है, वरना नाराक में लड़कियों की कोई कमी तो नहीं। मैं चीफ को खुद ही डील कर लूँगा। ओवर, इमरान ने ऐसे अंदाज से बात करते हुए कहा। अलबत्ता साथ बैठी जूलिया का चेहरा ये बातें सुनकर बिगड़ सा गया। मेरा मोहलिसाना मशवरा यही है कि उन लड़कियों का ख्याल छोड़ दो, ये लोग इंतहाई तेज़ और ख़तरनाक हैं। ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए और तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। ओवर, जॉर्ज ने जवाब दिया। ओ हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। ओके, वाकई ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ नहीं लाऊंगा। ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि वो ट्रेस हों तो उनसे कोई रियायत ना बरतो और वो उन्हें तुम फ़ौरन हलाक कर दो। तुम जानते हो कि चीफ इन लोगों की तरफ से बेहद मुतफक्कर है, बहरहाल वो यहाँ आए तब तो उनका हाथमा यकीनी हो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारी ये नाकामी तुम्हारे हक में बुरी साबित होगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से जॉर्ज ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो ये थी असल बात जिसके लिए तुम हम सबको यहाँ लाए थे, इमरान ने मॉर्गन को घूरते हुए कहा। उसका लहजा बेहद सर्द था, मॉर्गन का रंग बंधला हुआ था और उसकी आंखों में खौफ नुमाया झलक रहा था।
इस आदमी को अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं रहा, जूलिया ने यकलौत फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे उसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मॉर्गन का जिस्म गोलियां खाकर राड्स में बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन चूंकि उसके मुंह में रुमाल था इसलिए उसके मुंह से कोई ऐसी आवाज ना निकल पा रही थी और चंद लम्हों बाद ही वो साकत हो गया और उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। सजा तो उसे यही मिलनी थी, लेकिन कम से कम उसके मुंह से रुमाल तो निकाल लेती, बेचारी को मरने से पहले चीखने का मौका तो मिल जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गलीज जहन का आदमी है, अब ये रुमाल भी गलीज हो चुका है, जूलिया ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। और इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ बैठकर क्या करना है, इमरान ने ट्रांसमीटर उठाकर वापस मुड़ते हुए कहा। और जूलिया ने भी इस बात में सर हिला दिया। जॉर्ज ने यकीनन वहाँ ऐसी मशीनरी लगा रखी है कि उसे ट्रांसमीटर कॉल से खुद ब खुद पता चल गया कि कॉल नाराग से नहीं बल्कि इंडानिया से हो रही है। कमरे से बाहर आते ही जूलिया ने कहा, हाँ ऐसा ही है। इमरान ने कहा। बाहर उनके सारे साथी मौजूद थे। क्या हुआ? सफदर ने चौंक कर पूछा तो इमरान ने मुख्तसर तौर पर बता दिया। हाँ तो ये इस नीयत से हमें यहाँ ले आया था, तुमने अच्छा किया जूलिया कि उसे जहन्नुम रसीद कर दिया। सालिया ने भी उसीलिए लहजे में कहा और सब साथी बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। सफदर तुमने जहाँ की तलाशी ली होगी, इस सारे इलाके का कोई नक्शा है यहाँ? इमरान ने कहा। जी हाँ, एक अलमारी में ना सिर्फ नाराक और इंडानिया बल्कि इस पूरे जोन के नक्शे मौजूद हैं। सफदर ने कहा। ओह वेरी गुड, ले आओ उसे ताकि मैं उस फ्रिक्वेंसी की मदद से उस जॉर्ज का तो मोहल्ले वकू ट्रेस कर लूँ, ताकि इधर उधर मारे मारे फिरने की बजाय उस जॉर्ज को काबू करके पता चला सकें कि अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है और हेडक्वार्टर का इल्म होते ही हम बराह रास्त वहाँ हमला कर दें और मिशन मुकम्मल कर लें। इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ अंदरूनी तरफ को मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कई तयशुदा नक्शे मौजूद थे। तुम लोग बाहर का इंतज़ार करो, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, हो सकता है कि मुझे चेकिंग में कुछ वक्त लग जाए, इमरान ने कहा। और सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान अंदर बने हुए एक ऑफिस नुमा कमरे में आकर बैठ गया। उसने मेज़ की दराज से एक सफ़ेद कागज़ निकाला, फिर कलमदान से बॉल पॉइंट उठाकर उसने नक्शे खोल कर सामने मेज़ पर रख दिए। उसके बाद वो नक्शों को देख देकर खाली कागज़ पर लिखने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल काम करने के बाद इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। जोन वाले नक्शे पर आड़ी तिरछी लकीरें थीं, जिसमें एक जगह पर एक दायरा भी था। ये एक्रीमिया की एक रियासत फ्लाडिया का सदर मुकाम जोर्डम था। इमरान को मालूम था कि फ्लाडिया रियासत तमाम तर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है और जोर्डम भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ से इंतहाई कीमती मादनियात निकलती हैं। इसलिए जोर्डम में बेशुमार ऐसी फैक्ट्रियाँ सरकारी तौर पर मौजूद हैं जो इन मादनियात को साफ़ करने के इस्तेमाल में आती हैं। रिहायशी कॉलोनियाँ, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल और जुएखानों का भी तवील हाल सा फैला हुआ है। जहाँ की रंगीनियों की वजह से सियाह भी यहाँ कसीर तादाद में आते जाते रहते हैं। जोर्डम का चूँकि तफसीली नक्शा उसके पास मौजूद ना था, इसलिए इमरान ने सब नक्शों को तय किया और फिर वो उठकर बाहर आ गया। क्या मालूम हुआ? सफदर ने पूछा। हाँ, मॉर्गन फ्लाडिया के इलाके जोर्डम में मौजूद है। हो सकता है कि वो अस्काम के हेडक्वार्टर में ही मौजूद हो। उसकी ट्रांसमीटर कॉल की लोकेशन तो ऐसे ही इलाके का पता बता रहे हैं जहाँ बेशुमार सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज मौजूद हैं। बहरहाल अब हमें जहाँ से बराह रास्त जोर्डम जाना होगा। जहाँ मेकअप का सामान है हमने मेकअप करना है, क्योंकि मॉर्गन ग्रुप के अफराद को लाज़मन हमारे हुलियों के बारे में इल्म होगा, इमरान ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। ब्रोस अपने ऑफिस में मौजूद था कि साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रोस ने महसूस लहजे में कहा। आपके लिए एंजुला की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्रोस चौंक पड़ा। ओह अच्छा, कराओ बात, ब्रोस ने कहा। उसी लम्हे फ़ोन में हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो चीफ, एंजेला बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो नौजवान और इंतहाई पुरजोश तबीयत की मालिका है। कहाँ से बोल रही हूँ एंजेला? क्या नाराग से बात कर रही हो? ब्रोस ने कहा। नो चीफ, मैं जैक के साथ अभी थोड़ी देर पहले फ्लाडिया पहुंची हूँ। मैं आपको एयरपोर्ट से ही कॉल कर रही हूँ ताकि पता कर सकूँ कि आप ऑफिस में मौजूद हैं या नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं ऑफिस में ही मौजूद हूँ, आ जाओ तुम, ब्रोस ने कहा। मेरे साथ जैक भी है चीफ, एंजेला ने कहा। उसे भी साथ ले आओ, ब्रोस ने कहा। फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात थे। उसे थोड़ी देर पहले 2 बुरी खबरें मिली थी जिन्हें सुनकर वो हासा अपसेट हो गया था। पहली खबर के मुताबिक उसे बताया गया कि ब्लैक टावर के स्पेशल सेक्शन के इंचार्ज मॉर्गन ने इमरान और उसके साथियों को न सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि उन्हें रेस से बेहोश भी कर दिया था।
फिर उसने अपने आदमियों के जरिए उन सबको बेहोशी की हालत में अंडानिया में मौजूद अपने डबल एस पॉइंट पर पहुंचा दिया। ब्रोस जानता था कि मॉर्गन पहले ही इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दुश्मन है, लेकिन उसे जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान में 2 खूबसूरत लड़कियां भी शामिल हैं, तो उसके जहन में शैतान आ गया। उसने जॉर्ज को इत्तला दिए बगैर उन सबको डबल एस पॉइंट पर पहुंचा दिया ताकि वो इमरान और उसके बाकी साथियों को हलाक करके उन 2 लड़कियों को अपने कब्जे में रख सके। ये सारी बातें उसे जॉर्ज ने ही बताई थी, जिसे इस बात की खबर मिल चुकी थी कि मॉर्गन उससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और इमरान के पकड़े जाने की खबर छुपा रहा है। उसने अपने तौर पर इस खबर का पता लगाया। बाद में मॉर्गन ने उसे कॉल भी किया और उसे झांसा देने की कोशिश की थी कि इमरान और उसके साथियों का उसे नाराक में मौजूदगी का इल्म हुआ है, जबकि जॉर्ज की मशीनरी उसे इस बात का पता दे रही थी कि मॉर्गन ने उसे इंडानिया के डबल एस पॉइंट से कॉल किया था। जॉर्ज के पास ऐसी मशीनरी भी मौजूद थी जिसके जरिए वो मॉर्गन के उस ठिकाने को लाइव चेक भी कर सकता था। चुनांचे कॉल मिलने के बाद जॉर्ज ने मॉर्गन के ठिकाने की सर्चिंग की तो उसे इमरान और उसके साथी वहां मौजूद दिखाई दिए, लेकिन जॉर्ज ने ये चेकिंग तब शुरू की जब इमरान और उसके साथियों ने मॉर्गन और उसके साथियों को हलाक कर दिया था और वो वहां से निकल रहे थे। जॉर्ज उन्हें उस वक्त तक चेक कर सकता था जब तक वो डबल एस ठिकाने पर मौजूद थे। वो ठिकाने से निकलकर ना जाने कहाँ गए। जॉर्ज ने इंडानिया में मौजूद अपने एक ग्रुप को उनकी तलाश पर लगाया, लेकिन वो लोग अभी तक ट्रेस ना हो सके। ब्रोस के लिए ये खबर अफसोसनाक थी कि मॉर्गन में हाथ में आने के बावजूद इमरान और उसके साथियों को हलाक ना किया और उल्टा उनके हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद दूसरी इत्तला 2 घंटों बाद ब्रोस को मिली कि जॉर्ज एक रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया और उसे फौरी तौर पर तबई इमदाद के लिए स्पेशल अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। उसकी हालत इंतहाई महदोश थी। इत्तला के मुताबिक एक्सीडेंट जॉर्ज की कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ और उसकी कार एक तेज रफ्तार ट्रॉलर से जा टकराई। जॉर्ज के शदीद जख्मी होने का ब्रोस को बेहद अफसोस हो रहा था, क्योंकि जॉर्ज उसका राइट हैंड था और उस काम एजेंसी के तमाम अहकामात उसी के जरिए दूसरे शोबों और सेक्शनों को पहुंचाए जाते थे, जिनकी जॉर्ज मुकम्मल निगरानी करता था और उनसे रिपोर्ट लेकर उसे देता था। अब वो जख्मी था। उसने ना जाने किन अफराद को इमरान और उसके साथियों की तलाश में लगाया था। उसके बारे में ब्रोस को कुछ मालूम ना हुआ, इसलिए वो इंतहाई परेशान था और वो इसी सिलसिले में सोच विचार कर रहा था कि इमरान और उसके साथियों को तलाश करने और उन्हें हलाक करने के लिए किस सेक्शन इंचार्ज को सामने लाए। इसी सोच विचार के दौरान ही एंजेला की कॉल आई और एंजेला इस काम के एक टॉप सेक्शन की इंचार्ज थी जिसे सुपर सेक्शन कहा जाता था। एंजेला सुपर सेक्शन के तहत मुजरिमों और गैर मुल्की एजेंटों को ट्रेस करने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंतहाई ज़ेरिक और ज़हीन तरीन लेडी एजेंट समझी जाती थी। उसने अपनी बेहतरीन सलाहियतों और जहानत से काम लेकर इस काम एजेंसी में एक खास मुकाम बना लिया था। उसकी जहानत मुल्की मफादात के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा देने के जज्बात ने ब्रोस को खासा मुतासर किया। जॉर्ज की तरह वो हर बात एंजेला से शेयर करता था और उस काम एजेंसी के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे भी पेश रखता था। एंजेला अपने सेक्शन के नंबर 2 जैक को पसंद करती थी, जो उसकी तरह बेहतरीन सलाहियतों का मालिक और टॉप एजेंट था। जहानत के साथ साथ एंजेला के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी खूबसूरती का भी अमल दखल था और एंजेला हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती थी। इन दोनों ने हाल ही में शादी की और वो सैर व तफरी के लिए वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे और अब 3 माह बाद अचानक ही उसने कॉल किया और ये सुनकर ब्रोस को वाकई सुकून महसूस हुआ कि वो वापस आ चुकी है। उस इमरान और उसके साथियों के लिए वाकई एंजेला और जैक से बढ़कर कोई मुकाबिल नहीं हो सकता। मुझे इन दोनों को ही इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर लाना होगा। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथियों के खिलाफ जो कार्रवाई एंजेला और जैक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ब्रोस ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो निहायत बेचैनी से जैक और एंजेला के इंतजार करने लगा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एंजेला मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे जैक था। जैक ने निहायत नेवी कलर का सूट पहना हुआ था जो उस पर बेहद जच रहा था, जबकि एंजेला ने तेज सुरह रंग के स्कर्ट पर गहरे सब्ज रंग की जैकेट पहन रखी थी। उसके शानों तक फैले हुए बाल अखरोटी रंग के थे और उसकी आंखें बड़ी और गहरे सब्ज रंग की थी जो उसकी खूबसूरती में नुमाया इजाफा करती थी। वो दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ब्रोस ने उन्हें अंदर दाखिल होते देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने आगे बढ़कर महसूस अंदाज में ब्रोस को सलाम किया। तुम दोनों को देखकर बेहद खुशी हुई, ब्रोस ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें भी चीफ, यकीन करें हम दोनों ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, एंजेला ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तो ब्रोस की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया और मैं तुम दोनों के बगैर इस काम को अधूरा समझता था। तो हमें कॉल कर लेते चीफ, आपने 3 माह में एक बार भी हमें कॉल करके नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं। एंजेला ने बड़े लगावट भरे लहजे में कहा। तुम जानती हो कि मैं इस काम का चीफ हूँ और चीफ की हैसियत से मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से मुझे बाद औक़ात सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, ब्रोस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
यस चीफ, हमने भी कई बार आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब भी आपसे बात करना चाही आप या तो मीटिंग में मसरूफ होते थे या फिर प्रेसिडेंट साहब से मिलने गए होते थे, जैक ने कहा। बस ऐसा ही है, तुम दोनों सुनाओ कैसी चल रही है तुम दोनों की शादी? ब्रोस ने कहा, बहुत अच्छी चीफ, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जैक अब मुझे बहुत सताने लग गया है चीफ, उसे आप अपनी जुबान से समझा दें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, सुपर सेक्शन की टॉप लेडी एजेंट हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसे गोली मार दूंगी, एंजेला ने कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा, वो भी चीफ के सामने? जैक ने बौखला कर कहा तो ब्रोस भी इख्तियार हंस पड़ा। सॉरी चीफ, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है कि ये अपने जज्बातीपन पर काबू रखे, वरना किसी दिन उसका जज्बातीपन उसे ले डूबेगा और उसके साथ अब मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे भी साथ ही डूबना पड़ेगा। लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं, आप ही इसे समझाइए, जैक ने कहा। ये गलत कह रहा है चीफ, मैंने कभी जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं किया, असल में ये जैक अब काफ़ी बुज़दिल हो गया है, न जाने क्यों उस पर से पसमानदा इलाकों के थर्ड क्लास गुंडों और बदमाशों से डर लगने लगा है। कोई भी मेरी तरफ देखता है तो ये उसे कुछ कहने की बजाय मुझे वहाँ से लेकर निकल जाने में ही आफियत समझता है, एंजेला ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसी बात नहीं, तुम साथ होती हो तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, बिला वजह किसी से उलझना बुज़दिल ही नहीं होता। मैं तुम्हारी वजह से उन थर्ड क्लास गुंडों बदमाशों से कनी कतराता हूँ और फिर हमारा ताल्लुक काम एजेंसी से है, हमें ये जेब नहीं देता कि हम बिला वजह थर्ड क्लास गुंडों और बदमाशों से उलझते रहें, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम अपनी ये लड़ाई झगड़ा खत्म करोगे तो मैं तुम दोनों से कोई काम की बात करूं, ब्रोस ने कहा तो वो दोनों चौंक पड़े। काम की बात? वेरी गुड, आपके पास अगर हमारे मतलब का कोई काम है तो उससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है चीफ, एंजेला ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अगर तुम दोनों ने अपना हनीमून एंजॉय कर लिया हो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम फ़ौरन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो ताकि मैं तुम दोनों को एक बिग टास्क दे सकूँ, ब्रोस ने कहा तो वो दोनों उछल पड़े। उन दोनों पर जकलत जोश की सी कैफियत तारी हो गई, जैसे बिग टास्क का सुनकर उनकी रगों में खून की जगह पारा दौड़ना शुरू हो गया हो। बिग टास्क? ओह, हम हर किस्म का टास्क करने के लिए तैयार हैं चीफ, समझ लें कि हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं, आप हमें बिग टास्क का बताएं, हम अभी और इसी वक्त इस टास्क पर काम करेंगे, एंजेला ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम दोनों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के बारे में तो जानते हो, ब्रोस ने कहा तो वो दोनों चौंक पड़े। कौन इमरान? ओह, कहीं आप उस मसहरे प्रिंस ऑफ डम की बात तो नहीं कर रहे, एंजेला ने चौंकते हुए कहा। जैक के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। हाँ, वही अली इमरान, दुनिया का टॉप सीक्रेट एजेंट, और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हुकूमत तहरीमिया तो क्या, दुनिया की तमाम सीक्रेट सर्विसेज और एजेंसियां हाइफ रहती हैं। वो इस वक्त तहरीमिया में मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उनके खिलाफ मैदान में उतरो और उन्हें किसी भी तरीके से हलाक करके एक्रीमिया की सरजमीन में ही दफन कर दो, ब्रोस ने कहा। फिर उसने उन दोनों को पाकिस्तान से ब्लैक रॉक के जरिए एमएच मिसाइल फार्मूला चोरी कराने से लेकर इमरान और उसकी टीम के एक्रीमिया आने की तमाम तफसीलात बता दी। उसने उन्हें यह भी बता दिया कि किस तरह मॉर्गन ने उन सबको ट्रेस किया और फिर वो अपने अंडानिया के हाथ डबल एस पॉइंट पर ले गया और किस तरह वो इमरान और उसके साथियों के हाथों मारा गया। उसने अपने उन्हें जॉर्ज के एक्सीडेंट के बारे में भी बता दिया। ओह, तो क्या आप इमरान और उसके साथियों से हाइफ हैं चीफ कि वो अस्काम के हेडक्वार्टर और आप तक पहुंच जाएंगे और आपसे फार्मूला हासिल कर लेंगे, एंजेला ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो क्योंकि बाकी बातों के दौरान उसने साफ महसूस किया कि ब्रोस इमरान और उसके साथियों का नाम लेते हुए काफ़ी डरा हुआ था। नहीं, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मैं इमरान और उसके साथियों को अस्काम के खिलाफ किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरे उस इंतहा पर पूरे उतरोगे और मिलकर इमरान को शिकस्त दे दोगे, तो मेरा और अस्काम एजेंसी का सर हमेशा के लिए फहरे से बुलंद हो जाएगा। अगर तुम दोनों जहाँ होती तो ये टास्क में जॉर्ज या किसी और को देने की बजाय तुम दोनों को ही देता, ब्रोस ने कहा। ओह शुक्रिया चीफ, आपने ये अल्फाज कहकर हमारी इज्जत अफजाई की है। अब आप देखें कि हम इमरान और उसकी साथियों का क्या हश्र करते हैं। वो अब तक आप तो क्या अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर के करीब भी ना पहुंच सकेगा, क्योंकि जैक मैं ठीक कह रही हूँ ना, एंजेला ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, इमरान और उसके साथियों के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मेरा उनसे कभी टकराव नहीं हुआ, तो मैं उन्हें बता सकूँगी कि जहानत क्या होती है और ताकत किसे कहते हैं। दुनिया में वही ऐसे एजेंट हैं जिन्हें हर मिशन में कामयाबी हासिल की है। इनकी कामयाबियों को नाकामियों में बदलने वाले लोग भी मौजूद हैं और वो मैं हूँ, जैक ने भी उसी अंदाज में कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी इमरान और उसके साथियों का डटकर मुकाबला करूंगी और उन्हें नाको चने चबाने पर मजबूर कर दूंगी, एंजेला ने कहा। तो ठीक है, मैं ऑफिशियल तौर पर ये टास्क तुम दोनों के सुपुर्द करने के अहकाम जारी कर देता हूँ। अगर तुम दोनों ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खास तौर पर उस इमरान को हलाक कर दिया तो यकीनन तुम दोनों के नाम का शहरा पूरी दुनिया में होगा
और सबसे ज़्यादा मुसरत मुझे होगी। ब्रोस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए चीफ, मैं अपने सुपर सेक्शन के साथ फ्लाडिया में मौजूद रहूँगा। इमरान को मैं जानती हूँ, इसलिए इमरान जैसे ही फ्लाडिया में दाखिल होगा मैं उसे पकड़ लूँगी और फिर वो खुद ही अपने साथियों के बारे में बता देगा और फिर मैं उनका खात्मा कर दिया जाएगा। एंजेला ने कहा, क्या तुम अकेली ये काम करोगी? जैक ने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ ही होगे। एंजेला ने फौरन कहा तो चीफ और जैक फौरन मुस्कुरा पड़े।